बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपनी वीडियो पे सिविल सर्विस रिफ़ॉर्म, सिविल सर्विस की हिस्ट्री और जो मैंने रिसर्च की है सिविल सर्विसेज को रिफ़ॉर्म करने के बारे में, उसके बारे में बुनियादी बातें करेंगे। जो मेरी रिसर्च है वो रिपब्लिक पॉलिसी की जो वेबसाइट है उसके ऊपर मौजूद है। आज हम अपनी पहली वीडियो में सिविल सर्विसेज का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव के लिहाज से करेंगे। पाकिस्तान में जो सिविल सर्विसेज हैं वो एक कॉलोनियल लेगेसी पे अभी तक खड़ी हैं। ये बड़ी हैरानगी की बात है कि पाकिस्तान में 1956, 1962, 1973 और इवन 18th अमेंडमेंट के बाद भी जो स्ट्रक्चरल और कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है हमारी सिविल सर्विसेज की, अभी तक वो वाज़ेह तौर पे नहीं है। थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन इस तरह करवाऊंगा कि ब्रिटिश के आने के बाद एक पैटर्नेज सिस्टम पे हमारी सिविल सर्विस शुरू हुई इस इलाके में, जहाँ पे बरतानिया की जो सरकार थी वो पैटर्नेज के ज़रिए सिविल सर्वेंट्स अपॉइंट करती थी। बाद में ये पैटर्नेज मेरिट पे चली गई, लेकिन उसमें अभी भी ब्रिटिश लोग थे वो ही सिविल सर्विस में आते थे। इसमें एक बात समझने की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि जो ब्रिटिश सिविल सर्विस थी वो पॉलिटिकल एग्जेक्टिव से इंडिपेंडेंट थी। अमूमी तौर पे या स्ट्रक्चरली तो ऐसे होता है कि जो एग्जेक्टिव पार्ट है, जिसमें परमानेंट पार्ट है और पॉलिटिकल एग्जेक्टिव है जो कि उसका इलेक्टेड पार्ट है, उसकी अलाइनमेंट से सर्विसेज आती हैं। लेकिन ब्रिटिश सिविल सर्विस की जो एक यूनिक चीज़ थी कि ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के मातहत काम करती थी और पॉलिटिकल एग्जेक्टिव से आज़ाद थी। तो ये वो एग्जेक्टिव सिविल सर्विस थी जो पॉलिटिकल एग्जेक्टिव कह लें या जो पॉलिटिकल लेजिस्लेचर है उसके मातहत काम नहीं करती थी। बात को हम आगे लेके जाते हैं। ब्रिटिश टाइम के अंदर भी सिविल सर्विस रिफॉर्म होती रही। बाद में इसमें इसको लोकलाइज भी किया गया। ये इंपीरियल सिविल सर्विस से इंडियन सिविल सर्विस बनी। 1935 का जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का आया उसके अंदर भी कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज रख दी गई। लेकिन इस सिविल सर्विस की जो बुनियादी चीज़ थी वो ये थी कि ये कॉलोनियल स्कीम जो 1915 के एक्ट में आई थी, रिजर्वेशन ऑफ प्रोविंशियल पोस्ट फॉर सेंट्रल सर्विसेज या रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट फॉर जनरल कैडर सर्विसेज, इसके ऊपर खड़ी थी। जब पाकिस्तान कायम हुआ तो इंडिपेंडेंस एक्ट जो था उसके सेक्शन 10 के ज़रिए की जब इम्प्लीमेंटेशन की हम बात करते हैं तो उसमें जो ये सिविल सर्विसेज थी, जो ये रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट के ऊपर खड़ी थी, इनको ख़त्म कर दिया गया। लेकिन बाद में फिर इनको नए सिरे से 1954 की जो सिविल सर्विसेज के रूल्स हैं, 1954 के सिविल सर्विसेज कंपोजिशन एंड कार्डर रूल्स, उनके ज़रिए इम्प्लीमेंट कर दिया गया। बाद में ये जो रूल्स हैं 1954 के, ये 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन या 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें प्रोटेक्टेड वाज़ेह तौर पे नहीं किए गए। अब हम 1973 में चलते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के बाद 3 आर्टिकल्स, आर्टिकल 240, आर्टिकल 241 और आर्टिकल 242 स्पेसिफिकली इंसर्ट किए गए कॉन्स्टिट्यूशन में सिविल सर्विसेज को लेके। उसमें बुनियादी तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ ख़त्म कर दी गई। कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी से मुराद ये थी कि इससे पहले जो सिविल सर्विसेज थी वो कॉन्स्टिट्यूशन से अपनी लीगल स्ट्रेंथ ड्रॉ करती थी, लेकिन इसके ज़रिए ये कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेट कर दिया गया कि जो सिविल सर्विसेज हैं वो एक लेजिस्लेशन, एक ऑर्गेनिक एक्ट के ज़रिए रेगुलेट की जाएंगी, जिसके बाद फेडरल सिविल सर्वेंट एक्ट और सूबों के जो प्रोविंशियल सिविल सर्वेंट्स एक्ट थे वो बनाए गए। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में सेपरेशन होगी बहुत सारी कैडर्स की, लेकिन एक ऑर्गेनिक कैडर रहा। उसमें आर्टिकल 175(3) के तहत सेपरेशन ऑफ जुडिशरी को भी ऐड किया गया और जो जुडिशल कैडर की पोस्ट थी वो जो एक जनरल कैडर था सिविल सर्विसेज का, उससे अलहदा हुई। फिर डिमार्केशन प्रोविंशियल कैडर्स की भी और फेडरल कैडर की भी की गई। लेकिन पुलिस की हद तक और इंतज़ामिया की हद तक वो एक जो सेंट्रलाइज्ड कैडर, जिसको हम जनरल कैडर कहते हैं, वो चलता रहा। उसके कुछ फार्मूलाज आए, 93 का एक फार्मूला आया, बाद में दूसरी चीज़ें आई, लेकिन वो एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम, एक फेडरल पार्लियामेंट्री गवर्नेंस में हर लिहाज से चलता गया। 18th अमेंडमेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 18th अमेंडमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 18th अमेंडमेंट ने सूबों की लेजिस्लेटिव, एग्जेक्टिव और फाइनेंशियल अथॉरिटी को सेपरेट कर दिया। अगर आप शेड्यूल 4 देखें कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट अब है, उसके भी आगे फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट पार्ट 1 और फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट पार्ट 2 है। पार्ट 1 में फेडरल गवर्नमेंट के सारे सब्जेक्ट्स पास बयान की गई हैं। फेडरल लेजिस्लेटिव पार्ट 2 में CC है, जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, जो एक मुश्तरका चीज़ है सूबों की और वफाक की, उसकी पावर्स बयान की गई हैं। और जो बाकी रेजिडरी
जो बाकी मानदा सब्जेक्ट्स थे उनको प्रोविंसेस को दे दिया गया। अब सिविल सर्विस रिफॉर्म्स को ये समझने की ज़रूरत है कि गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेज़ हैं, लेजिस्लेचर मुकन्ना जिसे हम उर्दू में कहते हैं, एग्जेक्टिव जिसे हम इंतज़ामिया कहते हैं, और जुडिशरी जिसे मदलिया कहते हैं। अब हम इसके एग्जेक्टिव पार्ट में आए तो एग्जेक्टिव पार्ट 2 बुनियादी तौर पर हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक को पॉलिटिकल एग्जेक्टिव सियासी इंतज़ामिया और दूसरे को ब्यूरोक्रेटिक एग्जेक्टिव या परमानेंट एग्जेक्टिव कहते हैं। जो सिविल सर्विस है वो ब्यूरोक्रेटिक एग्जेक्टिव में फॉल करती है, इसलिए ये सेंट्रल पोजीशन में आती है पूरे निज़ाम की, क्योंकि ये इम्प्लीमेंटिंग मशीन है। ये लेजिस्लेचर की भी इम्प्लीमेंटिंग मशीन है, ये एग्जेक्टिव जो पॉलिटिकल एग्जेक्टिव है उसकी भी इम्प्लीमेंटिंग मशीन है, और जो जुडिशरी के डिसीजंस हैं उनको भी इम्प्लीमेंट करती है। इसलिए इसकी जो वाइटैलिटी है वो बहुत ज़्यादा सिस्टम के लिए नागुज़ीर है, और इसका आइन के मुताबिक खड़ा होना, इसका स्ट्रक्चरल और एफिशिएंट होना, इसके केडर्स का स्पेशलाइज्ड होना, जो सिविल सर्विस के लॉज हैं या दूसरे लॉज जो इम्प्लीमेंट करते हैं उसकी कोडिंग का भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आखिर में जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं या टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सिविल सर्विसेज हैं उनका बेहतर होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस सिविल सर्विस रिफॉर्म्स के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन जब हम सिविल सर्विस रिफॉर्म्स की बात पाकिस्तान में करते हैं तो सिविल सर्विस रिफॉर्म्स पाकिस्तान में कामयाब ना होने की बुनियादी वजह उन लोगों से सिविल सर्विस रिफॉर्म्स करवाना है जो इसके बेनिफिशरी हैं। अब ये नहीं हो सकता कि जिनकी वजह से सिविल सर्विस रिफॉर्म्स होनी चाहिए उनको कहा जाए कि आप सिविल सर्विस रिफॉर्म्स करें। एक सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करने के लिए हमें इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट सिविल सर्विस के माहिरीन चाहिए जो कि बगैर किसी तासुब से, बगैर किसी इंटरेस्ट के सिविल सर्विस को रिफॉर्म करें। सिविल सर्विस रिफॉर्म्स शेड्यूल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बगैर नहीं हो सकती। जब तक एक अलाइनमेंट नहीं होगी, अलाइनमेंट कैसे होगी कि पोस्ट की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, पोस्ट अगर मिलें तो फिर वो एक केडर होता है, एक फंक्शनल पार्ट होता है किसी भी सर्विसेज का। जो केडर है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल अलाइनमेंट, जो फिर सर्विसेज हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल अलाइनमेंट, और आखिर में जो लेजिस्लेटिव उसकी कॉम्पिटेंस है उसकी अलाइनमेंट होना इंतहाई ज़रूरी है। अगर ये अलाइनमेंट नहीं होगी तो सिविल सर्विसेज जो हैं वो एक फेडरेशन के अंदर यूनिटरी या वहदानी तर्ज पे कायम हो जाएंगी। मैं आपको इसकी मिसाल इस तरीके से बता सकता हूँ कि अगर आप देखें सूबे की एग्जेक्टिव सूबाई असम्बली मुंतखब करती है। आसान लफ्ज़ों में जो चीफ़ मिनिस्टर हैं उनको सूबाई असम्बली मुंतखब करती है। अब अगर पॉलिटिकल एग्जेक्टिव जो है उसको, जो हेड है पॉलिटिकल एग्जेक्टिव का, उसको पंजाब असम्बली मुंतखब करती है तो उसका जो इम्प्लीमेंटिंग हेड है या जो ब्यूरोक्रेटिक हेड है चीफ सेक्रेटरी, उसको फेडरेशन कैसे तैनात कर सकती है और अपने ही सर्विसेज से कैसे तैनात कर सकती है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अनोमली बनती है जिसकी वजह से सर्विसेज, लेजिस्लेशन और पूरा जो निज़ाम हुकूमत है उसकी जो 3 ब्रांचेज़ हैं वो अपनी आइनी पोजीशन से हट जाती हैं। ऐसा होने से एक वफाकी पाकिस्तान में या एक फेडरेशन में सूबाई जो है वो चीज़ें हो जाती हैं। ये हमारा इंट्रोडक्शन था इसके ऊपर। अब हम जो दूसरे इसके 5 रूल्स हैं उसके बारे में अपनी अगली वीडियो में बात। पिछली वीडियो में हमने सिविल सर्विसेज का इंट्रोडक्शन आपके सामने बयान किया था। अब हम जो 5 बुनियादी रूल्स हैं जिनकी बुनियाद पर सिविल सर्विस रेफॉर्मेशन पाकिस्तान में होनी चाहिए उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहला रूल सिविल सर्विस रिफॉर्म को करने के लिए होना चाहिए, जिसके ऊपर पाकिस्तान में कभी बहस नहीं हुई, जो कि बुनियादी एलिमेंट है इसका, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल अलाइनमेंट ऑफ सर्विसेज। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। तो जब तक कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट नहीं होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, उस वक्त तक उसकी एक लीगल कम्पिटेंसी क्रिएट या पैदा नहीं हो सकती। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पाकिस्तान फेडरेशन है तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट होना है सिविल सर्विसेज के ऊपर। तो इसकी अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन देखें तो हम इसके 3 स्पेसिफिक आर्टिकल्स हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम के दौर में हुई थी, उसके नतीजे में ये 3 स्पेसिफिक आर्टिकल्स पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किए गए। ये आर्टिकल्स कौन से हैं जी? आर्टिकल है जी 240, 241 और 242। मैं आर्टिकल को थोड़ा सा रीड भी करूँगा। 240 को, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो आर्टिकल है ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये जो ओवरऑल स्कीम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसको साथ लेके ही इसको इम्प्लीमेंट या इंटरप्रेट किया जा सकता है। तर्ज़ हुकूमत जो है वो वफाकी पार्लिमानी है कि पाकिस्तान फेडरेशन है और जो तर्ज़ हुकूमत है वो पार्लिमानी है।
पार्लिमानी तर्ज हुकूमत में है, क्योंकि एग्जेक्टिव को पार्लियामेंट ने या लेजिस्लेचर ने मुंतखब करना होता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि उसकी एग्जेक्टिव अलाइनमेंट जारी रहे। लेकिन हम वापस आते हैं आर्टिकल 240 पे। सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, सो इट मीन्स इट इज़ नॉट एन इंडिपेंडेंट आर्टिकल, इट मस्ट बी टॉक्ड with relation to the overall federal constitutional scheme of the constitution. The appointments to and the constitution and the condition of services of person in the service of Pakistan shall be determined. इसके दो बुनियादी तौर पे आगे सब सेक्शंस हैं, एक 240A है और एक 240B है। अभी हम 240A के बारे में बात करेंगे। In the case of the services of the Federation, posts in connection with the affairs of the Federation and all Pakistan services by or under Act of Majlis-e-Shura Parliament and अच्छा, अगर आप 240A पढ़ें तो इसमें एक वाज़ेह तौर पे है कि जो पोस्ट्स हैं और जो सर्विसेज हैं, पोस्ट को हम केडर कह सकते हैं, जो सर्विसेज के केडर्स हैं और जो सर्विसेज खुद हैं, वो एक एक्ट के ज़रिए, एक ऑर्गेनिक एक्ट के ज़रिए इस्टेब्लिश की जाएगी, जो पहले पाकिस्तान के 1956 और 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन से 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो बुनियादी फंडामेंटल डिफरेंस ये है कि अब कोई भी जो सिविल सर्विस है या उसका जो केडर ऑफ पोस्ट है वो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के बगैर कायम नहीं हो सकता। तो एक ऑर्गेनिक एक्ट चाहिए। पाकिस्तान में जितनी भी सिविल सर्विसेज हैं, अगर आपने सिविल सर्विस रिफॉर्म्स की तरफ जाना है तो सिविल सर्विसेज रेफॉर्मेशन मीन्स सिंपली दी पीस ऑफ लेजिस्लेशन, उसकी इनेक्टमेंट क्या है या उसकी इनेक्टमेंट कैसे बेहतर की जा सकती है। अच्छा, इसमें दो तरह की पोस्ट का डिस्कशन हुआ है, एक फेडरल पोस्ट है और एक ऑल पाकिस्तान पोस्ट हैं, फिर फेडरल सर्विसेज हैं और ऑल पाकिस्तान सर्विसेज हैं। ऑल पाकिस्तान सर्विसेज को नीचे एक्सप्लेन भी किया गया है। इन दिस आर्टिकल ऑल पाकिस्तान सर्विस मीन्स अ सर्विस कॉमन टू द फेडरेशन एंड द प्रोविंसेस विच वाज इन एग्जिस्टेंस इमीडिएटली बिफोर द कमेंसिंग डे और विच मे बी क्रिएटेड बाय एक्ट ऑफ मजलिस-ए-शूरा पार्लियामेंट। तो ऑल पाकिस्तान सर्विस ऐसी सर्विस है जो कि फेडरेशन और जो प्रोविंसेस हैं, फेडरल यूनिट्स हैं, उनके दरमियान एक मुश्तरका कॉमन है। अब जबकि 18th अमेंडमेंट हो गई है, कंकरेंस ख़त्म हो गई है फेडरेशन और प्रोविंसेस की, एक आर्टिकल अगर आप 153 या 154 पढ़ें तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की बात होती है। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि ऐसी काउंसिल जो कॉमन है फेडरेशन और प्रोविंसेस के दरमियान, जो फेडरल लेजिस्लेटिविस्ट पार्ट 2 के जो 18 पार्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उनको डील करती है। ये वो कॉमन जगह है जहाँ पे ऑल पाकिस्तान सर्विसेज और ऑल पाकिस्तान पोस्ट क्रिएट होंगी। तो अगर इसको आप इस लिहाज से देखिए, पाकिस्तान में 3 तरह की लेजिस्लेशन की पार्ट्स हैं। फेडरल लेजिस्लेटिविस्ट पार्ट 1 जो फेडरल प्योर फेडरल लेजिस्लेशन है, CCI फेडरल लेजिस्लेटिव पार्ट 2 जो सूबों की और वफाक की मुश्तरका लेजिस्लेशन का एम्बिट है, और जो बाकी मादा मामलात हैं जो कि रेजिडरी सब्जेक्ट्स हैं सूबों के, वो सूबाई असम्बली जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स हैं उनका डोमेन है। इसके बाद ये हम आर्टिकल 240B देखते हैं। 240B इज़ वेरी सिंपल। इन द केस ऑफ दी सर्विसेज ऑफ द प्रोविंस एंड पोस्ट इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ अ प्रोविंस बाय और अंडर एक्ट ऑफ द प्रोविंशियल असम्बली। और जो प्रोविंशियल पोस्ट हैं, प्रोविंशियल केडर्स हैं, वो प्रोविंशियल असम्बलीज उनको इनेक्ट करेंगे, उस एक्ट के ज़रिए उनको इस्टेब्लिश किया जाएगा। अब प्रोविंशियल पोस्ट को अगर आपने डिफ़ाइन करना है या फेडरल पोस्ट को या प्रोविंशियल पोस्ट को डिफ़ाइन करने से पहले आपको फेडरल और प्रोविंशियल जो लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल और एग्जेक्टिव जो कॉम्पिटेंस है उसके बारे में थोड़ा मालूम होना चाहिए। जितनी भी फेडरल पोस्ट है उनको पार्लियामेंट लेजिस्लेट करती है, इसलिए फाइनेंशियल अथॉरिटी उन पोस्ट की फेडरल गवर्नमेंट के पास। जितने भी प्रोविंशियल पोस्ट हैं उनको प्रोविंशियल असम्बली अपना जो फाइनेंस एक्ट, जो बजट होता है, उसमें अप्रूव करती है, इसलिए उसकी जो लेजिस्लेटिव, एग्जेक्टिव और फाइनेंशियल कॉम्पिटेंस जो प्रोविंशियल पोस्ट की है सूबों के पास रहती है। इसलिए ये डिमार्केशन बहुत क्लियर है। फेडरल गवर्नमेंट ऑल पाकिस्तान पोस्ट्स और फेडरल पोस्ट को लेजिस्लेट करेगी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ प्रोविंशियल पोस्ट को लेजिस्लेट करेगी। ये एक आइनी पोजीशन है जो कि पहला रूल होना चाहिए। अब जब आपने सिविल सर्विस रिफॉर्म्स करनी है और प्रोविंशियल केडर्स बनाने हैं या फेडरल केडर्स बनाने हैं या ऑल पाकिस्तान केडर्स बनाने हैं, तो सबसे पहले आपने ये रूल इम्प्लीमेंट करना है कि ऑल पाकिस्तान केडर के ऊपर ऑल पाकिस्तान सर्विसेज खड़ी होंगी, फेडरल केडर्स के ऊपर फेडरल सर्विसेज खड़ी होंगी और प्रोविंशियल पोस्ट के ऊपर प्रोविंशियल पोस्ट खड़ी होंगी। लेकिन मौजूदा तौर पे ऐसा नहीं है। अगर आप देखें चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट या इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब की पोस्ट, इसको पंजाब असम्बली लेजिस्लेट करती है।
इसकी फाइनेंशियल, एग्जेक्टिव और लेजिस्लेटिव अथॉरिटी सूबों के पास है। अगर उसकी लेजिस्लेटिव, एग्जेक्टिव और फाइनेंशियल अथॉरिटी सूबों के पास है तो अंडर व्हाट लॉ, किस कानून के तहत फेडरल गवर्नमेंट वहाँ पे अपनी सर्विसेज के, अपने केडर्स के लोग अपॉइंट करती है और फिर उनको एग्जीक्यूट करती है। तो ये बहुत बड़ी पाकिस्तान की सिविल सर्विसेज की कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्मली है कि फेडरल सर्विसेज के लोग प्रोविंशियल पोस्ट के ऊपर किस असूल के तहत तैनात होते हैं, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन इसके ऊपर वाज़ेह है कि फेडरल, प्रोविंशियल और फेडरल और फेडरेशन की और प्रोविंसेस की जो लेजिस्लेटिव, एग्जेक्टिव और फाइनेंशियल अथॉरिटीज़ है उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। थोड़ा हम इनको भी ज़रा डिटेल में देख लेते हैं। अगर आप आर्टिकल 97 देखें, आर्टिकल जो 97 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल एग्जेक्टिव अथॉरिटी की एक्सटेंट के बारे में बात करता है कि फेडरल एग्जेक्टिव अथॉरिटी कहाँ तक जा सकती है। अच्छा, ये आर्टिकल बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये बात करता है कि द एग्जेक्टिव अथॉरिटी ऑफ द फेडरेशन शैल एक्सटेंड टू द मैटर्स विच रिस्पेक्ट टू विच मजलिस शूरा पार्लियामेंट हैज़ पावर टू मेक लॉज इंक्लूडिंग एक्सरसाइज ऑफ राइट्स, अथॉरिटी एंड जुरिसडिक्शन इन रिलेशन टू एरियाज आउटसाइड पाकिस्तान। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो इसका दूसरा पार्ट है, प्रोवाइडेड दैट द सेड अथॉरिटी शैल नॉट save as expressly provided in the constitution or in any other law made by the Majlis Shura Parliament extend in any province to a matter with respect to which the provincial assembly has also power to make law। अब ये वाज़े तौर पे कह रहा है कि फेडरल एग्जेक्टिव अथॉरिटी सिर्फ फेडरल लेजिस्लेटिव तक महदूद रहेगी, जब प्रोविंशियल पोस्ट की पूरी कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी इन ऑल टर्म्स प्रोविंस के पास है तो फेडरल एग्जेक्टिव अथॉरिटी वहाँ पे नहीं आ सकती। इससे मुराद ये है कि वो तमाम सर्विसेज, वो तमाम फेडरल सर्विसेज जिसमें पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस भी शामिल है, जिसमें पाकिस्तान पुलिस सर्विस भी शामिल है, जिसमें पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस भी शामिल है, उसके वो केडर्स के हिस्से जहाँ पे प्रोविंशियल पोस्ट हैं वो एब्सोल्युटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वो सेंट्रलाइज्ड करते हैं, वफाकी हुकूमत को यूनिटरी या वहदानी हुकूमत बनाते हैं। और सिविल सर्विस रिफॉर्म का जो बुनियादी असूल है, जो पहला और बुनियादी असूल है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल अलाइनमेंट कहते हैं, वो ये है कि फेडरेशन की और प्रोविंसेस की जो लेजिस्लेटिव, एग्जेक्टिव और फाइनेंशियल कॉम्पिटेंस है उसको माना जाए, और जो शेड्यूल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें पावर्स को डिफ़ाइन कर दिया गया है, पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, उसकी सही सिरे से इम्प्लीमेंटेशन हो। अब ये नहीं हो सकता कि सर्विसेज की कॉम्पिटेंस जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के पास हो, उन्हीं सर्विसेज की पोस्ट की जो कॉम्पिटेंस है वो सूबों के पास हो, और जिन सब्जेक्ट्स में एग्जीक्यूट होना है वो भी सूबों के पास हो या दूसरे लिहाज से वो वफाक के पास हो। तो ये पूरी अलाइनमेंट चाहिए लेजिस्लेशन की, एग्जेक्टिव की और फिर बाद में इम्प्लीमेंटेशन की। अगर ये नहीं होता तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अनॉमली रहेगी। तो अगर पाकिस्तान में हमने सिविल सर्विस रिफॉर्म्स करनी है तो आपने जो डोमेन्स हैं प्रोविंसेस की, 3 डोमेन्स जो डोमेन्स हैं प्रोविंसेस और फेडरेशन की, वो रिस्पेक्ट करना होगी। 3 डोमेन्स हैं बुनियादी तौर पे। लास्टली मैं अपनी बात इस पर कंक्लूड करूँगा। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 240 देयर आर 3 डोमेन्स। पहली डोमेन है जी फेडरल डोमेन, दूसरी ऑल पाकिस्तान डोमेन जो कि CCI है, आर्टिकल 153, 154 के मुताबिक जो शेड्यूल 4 में बाद में डिस्ट्रीब्यूशन भी जाहिर करती है, और प्रोविंशियल डोमेन। देयर आर 3 डोमेन्स। आपने 3 डोमेन्स में रह के उनकी पोस्ट को, सर्विसेज को, उनके सब्जेक्ट्स को इकट्ठा एक अलाइनमेंट के ज़रिए एग्जीक्यूट करना है। अगर ये हो, ये पहला मरहला है, पहला मुश्किल क्वेश्चन है सिविल सर्विस रिफॉर्म करने का। अगर ये नहीं होता तो सिविल सर्विसेज जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल रहेंगी, और उनकी परफॉर्म जब एक फेडरेशन में, अगर आप रियासत को एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे देखें तो अगर फेडरेशन में सिविल सर्विसेज वहदानी हैं तो फिर बहुत मुश्किल होगा आपका जो गवर्नमेंट का बिज़नेस है उसको अच्छे तरीके से, स्ट्रक्चरली और ट्रांसपेरेंट तरीके से चलाना। पिछली वीडियो में हमने जो रूल नंबर 1 था कॉन्स्टिट्यूशनल अलाइनमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज, उसके बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम जो एक और इम्पॉर्टेंट रूल है स्ट्रक्चरल अलाइनमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज, उसके बारे में बात करेंगे। सिविल सर्विसेज को उस वक्त तक रिफॉर्म नहीं किया जा सकता जब तक बुनियादी गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर्स के ऊपर अमल ना किया जाए। हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि सिविल सर्विसेज का बुनियादी एग्जीक्यूशन पर्पस क्या है। अगर आप शेड्यूल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो उसमें जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, पावर्स हैं, वो बयान कर दी गई कि फेडरेशन के पास कौन सी हैं, CCI के पास कौन सी हैं और प्रोविंसेस के पास कौन सी हैं।
अब जब कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट देता है तो जो गवर्नमेंट की दूसरी ब्रांचेज हैं उन्होंने एग्जीक्यूट करना है, लेजिस्लेचर ने क्या करना है, एग्जेक्टिव ने क्या करना है और जुडिशरी ने क्या करना है। सब्जेक्ट की डिमार्केशन शेड्यूल 4 में कर दी गई है। अब दूसरा मरहला शुरू होता है कि उसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, लेजिस्लेशन कौन करेगा। हम एक सब्जेक्ट एक पावर की बात करते हैं, हम फॉरेन रिलेशंस की बात करते हैं, फॉरेन अफेयर्स की बात करते हैं। अगर आप इस पावर को देखें तो ये फेडरल गवर्नमेंट की पावर है और ये उसको पावर जो शेड्यूल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उससे मिलता है। अब जो पावर है, अब उसने एग्जीक्यूट किस तरह होना है, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनना है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले लेजिस्लेशन की ज़रूरत है। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये होगा कि फॉरेन अफेयर्स को लेजिस्लेट कौन करेगा, क्योंकि पाकिस्तान फेडरेशन है, नेशनल असम्बली करेगी या प्रोविंशियल असम्बली करेगी। फॉरेन अफेयर्स को लेजिस्लेट जो है वो नेशनल असम्बली करेगी। अब लेजिस्लेशन होगी, लेजिस्लेशन के बाद जो दूसरा मरहला आता है वो इम्प्लीमेंटेशन का आता है। अब इम्प्लीमेंट उसको कौन करेगा, उसको इम्प्लीमेंट एग्जेक्टिव करेगी। एग्जेक्टिव के दो पार्ट्स हैं, पॉलिटिकल एग्जेक्टिव और ब्यूरोक्रेटिक एग्जेक्टिव। जो मिनिस्ट्री है या जो कोई भी डिपार्टमेंट है, अगर हम ये फॉरेन अफेयर्स की ही बात करें तो जो मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स है वो इसको इम्प्लीमेंट करेगा, साथ किसके मिलके, जो ब्यूरोक्रेसी है फॉरेन सर्विस मिनिस्ट्री की, उसके साथ मिलके। तो ये एक स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पावर किस गवर्नमेंट के पास है, किस डिपार्टमेंट के पास है, किस मिनिस्ट्री के पास है, किस ऑर्गेनाइजेशन के पास है, वो लेजिस्लेट कैसे होती है, उसके बाद फिर वो एग्जीक्यूट या इम्प्लीमेंट कैसे होती है। तो ये पूरी एक अलाइनमेंट जब तक नहीं होगी, स्ट्रक्चरल अलाइनमेंट नहीं होगी, सिविल सर्विसेज के इशू रहेंगे। अब सिविल सर्विस रिफॉर्म्स करने का कॉन्स्टिट्यूशनल अलाइनमेंट के बाद जो दूसरा बुनियादी प्रिंसिपल है वो स्ट्रक्चरल अलाइनमेंट है। अब ये नहीं हो सकता कि एक डिपार्टमेंट की सीट्स या केडर्स जो हैं वो आप दूसरे डिपार्टमेंट्स में ले जाएं। फ़र्ज़ करें कि अगर हम प्रोविंसेस में हैं, हम दूसरा डिपार्टमेंट लेते हैं, हम इरीगेशन का डिपार्टमेंट लेते हैं। अब इरिगेशन का जो डिपार्टमेंट है, जो अगर आप पंजाब गवर्नमेंट रूल्स ऑफ बिजनेस देखें उसमें जो पास उसकी डिफ़ाइन हुई हैं अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी लेजिस्लेशन प्रोविंशियल असम्बली ने करनी है, इम्प्लीमेंट उसको एग्जेक्टिव ने करना है, प्रोविंशियल जो पॉलिटिकल एग्जेक्टिव है उसने और जो ब्यूरोक्रेटिक एग्जेक्टिव है उसने। अब जो सीट्स हैं, जो केडर्स हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं, सारे वो मुतलका एक अलाइनमेंट में आएंगे। अगर इरिगेशन डिपार्टमेंट को इम्प्लीमेंट करने वाले किसी दूसरे डिपार्टमेंट से आ जाएं, दूसरे केडर्स से आ जाएं, तो स्ट्रक्चरल अलाइनमेंट नहीं रहेगी। वो विदन प्रोविंशियल डोमेन भी हो सकता है और अक्रॉस फेडरल और प्रोविंशियल डोमेन भी हो जा सकता है। पाकिस्तान में जब सिविल सर्विसेज रिफॉर्म की बात की जाती है तो ये जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है इसका लिहाज नहीं रखा जाता। ये इंतहाई ज़रूरी है सिविल सर्विस रिफॉर्म्स के लिए। जब आप शेड्यूल ऑफ पोस्ट बनाते हैं, आप केडर बनाते हैं, तो आपने उनकी ऑर्गेनाइजेशनल, पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अलाइनमेंट की बात की, अब हम ऑर्गेनाइजेशनल उसकी अलाइनमेंट देखेंगे। बल्कि एक डिपार्टमेंट के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर सब ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अटैच डिपार्टमेंट या सब डिपार्टमेंट्स हैं, तो उनकी स्ट्रक्चरल अलाइनमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक पोस्ट्स का, उनको एग्जीक्यूट करने वाली सर्विसेज का, उसकी लेजिस्लेशन के साथ एक स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, चाहे वो प्रोविंशियल डोमेन के अंदर है, चाहे आप उसको क्रॉस करते हैं प्रोविंशियल और फेडरल डोमेन के अंदर, उस वक्त तक स्ट्रक्चरल अलाइनमेंट के जो अहदाफ हैं वो हम हासिल नहीं कर सकते हैं। हमारी सिविल सर्विसेज रिफॉर्म का जो सबसे बड़ा मसला है वो स्ट्रक्चरल अलाइनमेंट का ना होना है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे इश्यूज आते रहते हैं। तो अगर हमने सिविल सर्विसेज रिफॉर्म करनी है तो हमने सबसे पहले सर्विसेज की स्ट्रक्चरल अलाइनमेंट करनी है। हमने शेड्यूल ऑफ पोस्ट इस तरीके से बनानी है कि जो उसकी कॉम्पिटेंस है वो एक ऑर्गेनाइजेशन, एक केडर या एक सब केडर के अंदर है। फिर आपने उसको एग्जीक्यूट करवाना है पूरी एग्जेक्टिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट के साथ, और फिर जो लेजिस्लेटिव ब्रांच है, मुतलका रेलेवेंट लेजिस्लेचर है, उसके साथ अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये स्ट्रक्चरल अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हमने पीछे बात की कि कॉन्स्टिट्यूशनल अलाइनमेंट है, पाकिस्तान फेडरेशन है, फेडरेशन की पावर्स हैं, उसके मुताबिक स्ट्रक्चर्स बनने चाहिए। तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अपनी सर्विसेज के स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, उनके केडर्स बनाएंगे, शेड्यूल ऑफ पोस्ट
पोस्ट बनाएंगे, उनके फिनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, बजटिंग करेंगे, दूसरी चीज़ें करेंगे जो भी स्ट्रक्चर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं टर्म्स एंड कंडीशंस की। तो हमने ये जहन में रखना है कि स्ट्रक्चरल अलाइनमेंट जो है सर्विसेज की वो होनी चाहिए। इसको प्राइमरीली हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरल अलाइनमेंट ऑफ एग्जेक्टिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट होना ज़रूरी है। एग्जेक्टिव को आपने इंडिपेंडेंट रखना है लेजिस्लेचर से, इंडिपेंडेंट रखना है जुडिशरी से, लेकिन लेजिस्लेचर से आप नहीं रख सकते पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस में, क्योंकि लेजिस्लेचर ने ही एग्जेक्टिव कायम करनी है। लेकिन एग्जेक्टिव के अपने केडर्स, अपनी डोमेन्स, अपने एम्बिट्स, अपनी एग्जीक्यूशंस के जो प्लान्स हैं वो मुतलका जो हैं पार्स, जो सब पार्स होंगे उस डिपार्टमेंट की, ऑर्गेनाइजेशंस की, उसमें रहेंगे। अगर आप स्ट्रक्चर्स को ओवर क्रॉस करेंगे, इसका ख्याल नहीं करेंगे, तो जो प्रोफिशेंसी है सिविल सर्विसेज की, या जो उसकी एग्जीक्यूशन है, या जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन है, उसके अंदर जो सीरियस इश्यूज़ हैं वो आते रहेंगे। इसको हम इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अभी जनरल केडर ऑफ सर्विसेज है, इसको मैं बाद में भी एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि केडर मैनेजमेंट भी एक बुनियादी प्रिंसिपल है जो रूल नंबर 3 है। लेकिन आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को ऑटोनॉमी देनी होगी, ऑर्गेनाइजेशंस के केडर्स को ऑटोनॉमी देनी होगी, उनके एम्बिट्स नए सिरे से किए करने होंगे, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन भी मल्टीफेरियस काम देती है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ने, एक डिपार्टमेंट ने, एक मिनिस्ट्री ने उसके रूल्स ऑफ बिज़नेस के तहत 15 से 20 फंक्शंस करने हैं, तो आपने उसकी स्पेशलाइजेशन को देख के, उसके स्ट्रक्चर्स को देख के ही अगले सब केडर्स बनाने हैं और अपनी एक स्ट्रक्चरलाइजेशन ऑफ सर्विसेज ज़रूर रखनी है। अगर स्ट्रक्चर्स अच्छे तरीके से सिविल सर्विसेज के बन जाएं तो सिविल सर्विसेज की प्रोफिशेंसी और परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो सकती है। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो में हमने स्ट्रक्चरल अलाइनमेंट की बात की, तो इस वीडियो में हम जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो केडर मैनेजमेंट है उसके बारे में बात करेंगे। केडर मैनेजमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज। हमारे सिविल सर्विस रिफॉर्म्स में जो बुनियादी चीज़ जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा इशू आता है वो जनरल केडर का होना है। पहले मैं आपको एक केडर के बारे में बता दूं। केडर को मुख्तलिफ, क्योंकि ये एक टेक्निकल चीज़ है और टेक्निकल चीज़ को समझना ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन मैं इसको ज़रा जनरली इसको एक्सप्लेन इस तरीके से कह सकता हूँ कि केडर से मुराद किसी भी सर्विस का एक फंक्शनल यूनिट है जो दूसरे फंक्शनल यूनिट से सेपरेट होता है। ये सेपरेट होता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक जैसी पोस्ट जो एक जैसे फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए इकट्ठी की जाती हैं, सेट ऑफ पोस्ट के अंदर, शेड्यूल ऑफ पोस्ट के अंदर, आप उसे एक केडर कह सकते हैं। ये हमेशा एक सेपरेट फंक्शनल यूनिट होता है एक सर्विस का। एक सर्विस में एक केडर भी हो सकता है, एक सर्विस में एक से ज़ायद केडर्स भी हो सकते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक केडर भी हो सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक से ज़्यादा केडर्स भी हो सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन को आप डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री, जो मर्जी कह लें। केडर मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारी जो सिविल सर्विसेज हैं वो जनरल केडर्स के ऊपर खड़ी है। जनरल केडर से मुराद आप इसको रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट, रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट क्या है? रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट भी एक स्कीम थी कि आप आइडेंटिफाई करते हैं मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस की, मुख्तलिफ सब ऑर्गेनाइजेशंस की अच्छी इंपॉर्टेंट पोस्ट, उनको इकट्ठा करते हैं, हत्ता कि उनकी ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी, ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्पिटेंस, एग्जेक्टिव कॉम्पिटेंस और एग्जीक्यूशनल कॉम्पिटेंस किसी और इदारे के पास या किसी और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास या किसी और कॉम्पिटेंस के पास होती है। लेकिन आप उन लुक्रेटिव पोस्टिंग को या इंपॉर्टेंट पोस्टिंग्स को इकट्ठा करते हैं, उसके ऊपर एक सुपीरियर या एक लीडिंग सर्विस खड़ी करते हैं और फिर आप जो एग्जीक्यूशन प्लान्स हैं सिविल सर्विस के उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि अगर आप डीएमजी या पीएमएस सर्विसेज देखें तो आप देखते होंगे, अगर हम पीएएस पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की बात करें तो आप ये देखते होंगे कि वो फेडरल गवर्नमेंट में भी काम कर रहे हैं, प्रोविंसेस में भी काम कर रहे हैं, वो डिस्ट्रिक्ट्स में भी काम कर रहे हैं, हत्ता कि वो तहसीलों में असिस्टेंट कमिश्नर्स भी हैं। फिर वो गिलगित बल्तिस्तान में भी काम करते हैं, फिर वो आज़ाद कश्मीर में भी कुछ सीट्स पे काम करते हैं। ऐसे ही पाकिस्तान पुलिस सर्विस है, ऐसे ही प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस जो पीएमएस है, कि वो तमाम ऑर्गेनाइजेशंस में ये सर्विसेज ऐसी हैं जो आपको हेल्थ डिपार्टमेंट में भी नज़र आएंगी, इरिगेशन डिपार्टमेंट में भी नज़र आएंगी, ये आपको डिस्ट्रिक्ट्स में भी काम करते नज़र आएंगी, ये डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेटर्स भी बन जाते हैं कि लोकल गवर्नमेंट ना हो। तो हर जगह पे इनकी पेनिट्रेशन मौजूद है और ये अपने केडर के अंदर रिज़र्व करते हैं पोस्ट, जिसकी वजह से ये तमाम केडर्स को, तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को, तमाम डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज को लीड करते हैं, हेड करते हैं। इसे आप जनरल केडर कहते हैं। जनरल केडर जो है उसको स्पेशलाइज्ड केडर्स में लेके आना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है।
सिविल सर्विसेज उस वक्त तक रिफॉर्म नहीं हो सकती जब तक हम जनरल कैडर की भी अहमियत है, लेकिन आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं बहुत एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म के अंदर। लेकिन ऐसे जनरल कैडर नहीं हो सकता कि आप तमाम टीयर ऑफ गवर्नेंस में भी हों, तमाम ऑर्गेनाइजेशंस में हों, तमाम डिपार्टमेंट्स में हों, इवन प्रोजेक्ट्स में भी हों, चाहे वो टेक्निकल हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, चाहे जैसे हैं। तो कैडर मैनेजमेंट में इंतहाई ये ज़रूरी है कि आप स्पेशलाइज्ड लोगों को आगे लेके आएँ। अच्छा, इसमें भी बड़ी एक कन्फ्यूजन रहती है कि अक्सर ये कहा जाता है कि आप जो इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, या जो दूसरे स्पेशलाइज्ड लोग हैं, उनको डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बना दें। इसमें बुनियादी फ़र्क ये है कि जो स्पेशलाइजेशन है एडमिनिस्ट्रेशन की, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी भी ये सिस्टम है कि अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, डिपार्टमेंट में, मिनिस्ट्री में देखें, तो जहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड सेक्रेटरी की सूरत में मौजूद है, तो वहाँ पे एक डायरेक्टर जनरल भी टेक्निकल पोस्ट का होता है, डॉक्टर हो सकता है, जैसे डीजी हेल्थ है। अच्छा, उनकी परफॉर्मेंस भी इसलिए गैर मेयारी रहती है क्योंकि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सीखी होती, दे आर नॉट स्पेशलाइज्ड मेडिकल एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो इसमें ये ज़हन में रखना है कि अगर आपने स्पेशलाइजेशन करनी है ऑफ सर्विसेज की, कैडर्स की, उसमें दो चीज़ें हैं कि आपने एक एडमिनिस्ट्रेशन को डिमार्केट करना स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, और फिर जो एडमिनिस्ट्रेटर्स आपने ट्रेन करने हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिवली ट्रेन करने के, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन की भी क्वालिटीज़ हों और उनके अंदर जो टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी भी क्वालिटीज़ हों। तो अभी तो हमारे अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि जो सेक्रेटरी है एक डिपार्टमेंट का, वो एक दिन फॉरेस्ट का सेक्रेटरी है, अगले दिन इरिगेशन का सेक्रेटरी है, उसके बाद वो कमिश्नर बन जाते हैं, फिर वो रेवेन्यू का काम करते हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है। दिस इज़ अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन और ह्यूमन कैपेसिटी। उनकी टेक्निकल कैपेसिटी नहीं है और जो हमारे टेक्निकल लोग हैं उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी नहीं है। तो दोनों जगह पे हमें प्रॉब्लम्स आती है। इदारे फंक्शनल इसलिए नहीं है कि ना हमारा टेक्निकल एचआर काम करता है, जिसको एडमिनिस्ट्रेशन की पोजीशन पे ला दिया जाता है, जो डायरेक्टर्स बन जाते हैं, डायरेक्टर जनरल्स बन जाते हैं, इस तरह दूसरे प्रोजेक्ट मैनेजर्स बन जाते हैं। तो ज़रूरत इस अमर की है कि पहले ऑर्गेनाइजेशंस को सेपरेट किया जाए उनकी स्पेशलाइजेशन की बुनियाद पे, फिर उनके फिर उनके फंक्शंस को स्पेशलाइज किया जाए, उसके ऊपर कैडर्स खड़े किए जाए, और उसके जो एडमिनिस्ट्रेटर हो वो एक एडमिनिस्ट्रेटर हो। ये ना हो कि एक एडमिनिस्ट्रेशन का अलग बंदा बैठा हुआ, टेक्निकली एक बंदा बैठा हो, एक बंदा हो जो उसको लीड करे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रह के, स्पेशलाइज्ड कैडर्स के, जो उसके टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेशन के दोनों पहलू को लेके आए। ये बुनियादी चीज़ है। जब तक हम ये नहीं करेंगे सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स नहीं हो सकती। जनरल कैडर सर्विसेज के साथ आप ना डिस्ट्रिक्ट्स को मैनेज कर सकते हैं, ना सेक्रेटेरिएट को मैनेज कर सकते हैं, ना दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को मैनेज कर सकते हैं। कैडर मैनेजमेंट इज़ प्राइमरीली इसेंशियल फॉर सिविल सर्विस रिफॉर्म्स। अभी भी आप अगर देखें तो 1954 के जो रूल्स हैं, सीएसपी रूल्स हैं, या इवन जो प्रोविंशियल सर्विसेज हैं, या जो पीएमएस के रूल्स हैं, वो कॉलोनियल लेगेसी के ऊपर खड़े हैं। वो डिस्ट्रिक्ट्स में भी काम करते हैं, वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में भी काम करते हैं। आपने स्पेशलाइज्ड करना है कैडर मैनेजमेंट में। एक मैं आपको और चीज़ भी इसके बारे में बता दूं कि अगर आप कैडर मैनेजमेंट करेंगे तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस और बहुत सारे जो जनरल कैडर्स हैं वो बड़े स्क्वीज़ हो जाएंगे। अब जैसे अगर फेडरल गवर्नमेंट की बात करें, अगर आप फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट पार्ट 1 देखें जिसके 56 सब्जेक्ट्स हैं, तो उसके ऊपर 56 सब्जेक्ट्स खड़े करने, 56 सर्विसेज खड़े करने की ज़रूरत नहीं है। वो जो डिफरेंट एंट्रीज़ हैं वो मिलती हैं, जिसमें डिफेंस की बहुत सारी एंट्रीज़ हैं, जिसमें फॉरेन अफेयर्स की बहुत सारी एंट्री हैं, जिसमें इकोनॉमी के रिलेटेड चीज़ों की बहुत सारी एंट्री हैं। तो एक्चुअली 6 कैडर्स, 6 सर्विसेज बननी चाहिए फेडरेशन में। 6 वो 56 सब्जेक्ट्स 6 सर्विसेज में एग्जीक्यूट आसानी से किए जा सकते हैं। लेकिन इसमें एक असल मसला ये होता है कि जो भी ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं उन्हें ग्रेड 22 चाहिए, और जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के लोग हैं उनको मिनिस्ट्री चाहिए। तो ये एक बड़ा एक कम्बिनेशन है कि आप 60 से 70 मिनिस्टर्स भी बना सकते हैं, फिर आप 60 से 70 22 ग्रेड के लोग भी वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये एक सिस्टम है दैट वर्क अगेंस्ट द कैडर मैनेजमेंट, और एक पब्लिक इंटरेस्ट भी इसमें इन्वॉल्व है। ऐसे ही सूबे में भी 40 से 42 डिपार्टमेंट्स हैं। हत्ता कि अगर आप रूल्स ऑफ बिज़नेस देखें सूबों को और उनको कैटेगराइज करें, तो उनको
6 से 7 डिपार्टमेंट्स में बनाया जा सकता है, फिर उसके केडर्स बनाए जा सकते हैं। इससे ना सिर्फ फाइनेंशियल बचत होगी, आपकी स्पेशलाइजेशन होगी, आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी और चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होंगी। अभी अगर आप देखें एग्रीकल्चर है, लाइफ स्टॉक है, इसके अलावा फॉरेस्ट है, फिशरीज़ हैं, अब ये डिपार्टमेंट्स मिलते हैं एक दूसरे से। अब आप इनको इकट्ठा करें, ये 6 से 7 डिपार्टमेंट सारे सूबों में बनेंगे। बड़ा छोटा सा आपका एक गवर्नेंस का बनेगा। इसमें ज़ाहिर है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के इंटरेस्ट भी हैं और इसमें ब्यूरोक्रेसी के भी इंटरेस्ट हैं। लेकिन अगर केडर मैनेजमेंट को स्पेशलाइज्ड और पहले स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस में लेके जाएं, फिर ऑर्गेनाइजेशनल ऑटोनॉमी दें उनको, अच्छा एचआर ट्रेन करें जो कि एडमिनिस्ट्रेटर्स का हो, जो कि टेक्निकल नो हाउ भी रखते हो, तो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो फंक्शन कर सकती हैं और उनकी कैपेसिटी भी बढ़ सकती है। जनरल केडर पाकिस्तान की गवर्नेंस का सबसे बड़ा इशू है। सिविल सर्विस रिफॉर्म्स में जो सबसे ज़्यादा मुश्किल है करने में, वो जनरल केडर के लोगों का सिविल सर्विस रिफॉर्म्स करना है। अगर आप जनरल केडर को अबॉलिश ना करें, रेगुलेट कर दें और इसको थोड़ा स्ट्रक्चरलाइज कर दें कॉन्स्टिट्यूशनली, तो गवर्नेंस बहुत बेहतर हो सकती है। और जो एग्जीक्यूटिव है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और ब्यूरोक्रेटिक एग्जीक्यूटिव, उसकी जो एग्जीक्यूशन है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। पूरी दुनिया स्पेशलाइज्ड हो गई है। टेक्नोलॉजी का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, ह्यूमन मशीन्स की जगह दूसरी मशीन्स आ गई हैं। हम अब 100 या 150 साल पुराने जनरल केडर के सिस्टम के साथ सर्वाइव नहीं कर सकते। प्रोफिशेंसी बहुत बढ़ गई है, ह्यूमन रिसोर्स बहुत स्मार्ट होना चाहिए और ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने का बेहतरीन तरीका ये है कि स्पेशलाइज्ड केडर्स बनाए जाएं जनरल केडर की जगह। थैंक यू वेरी मच। जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी वीडियो में जो 5 सिविल सर्विस के रूल्स हैं, उसमें जो रूल नंबर 4 है, रिफॉर्मिंग कोडेड लॉ ऑफ दी सिविल सर्विसेज, उसके बारे में बात करेंगे। लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेजिस्लेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट के ब्रांचेस में लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेशन के बगैर एग्जीक्यूशन नहीं हो सकती। तो आप ये कह सकते हैं द क्वालिटी ऑफ लेजिस्लेशन डिटरमिन्स द क्वालिटी ऑफ एग्जीक्यूशन। क्योंकि हमारी जो लेजिस्लेशन है अभी भी जो वो कॉलोनियल दौर है उसकी चल रही है, बल्कि हमारे जो क्रिमिनल लॉ है वो भी अभी 19वीं सेंचुरी से भी पहले का है। बाकी हमारे लॉज हैं। तो सिविल सर्विस रिफॉर्म्स के लिए ये ज़रूरी है कि आपने लॉ को कोड करना है, रिकोड करना है, अमेंड करना है, रिफॉर्म करना है, नए सिरे से करना है। बल्कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान को फंक्शनल स्टेट बनाने के लिए हमें अपना सारा लॉ असर नौ दोबारा लिखना पड़ेगा अपनी लोकल रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। अगर हम अपना लॉ नए सिरे से लिखते हैं तो 3 जो ब्रांचेस हैं गवर्नमेंट की, चाहे लेजिस्लेचर है, चाहे जुडिशरी है, चाहे एग्जीक्यूटिव है, वो फंक्शनल हो सकती हैं। कमिंग टू दी सिविल सर्विसेज, जो सिविल सर्विसेज का लॉ है उसके दो पार्ट है। एक तो सिविल सर्विस का अपना रेगुलेशन का लॉ है, उसको भी अमेंड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छी लेजिस्लेशन लेके आने की ज़रूरत है, अच्छे रूल्स बनाने की ज़रूरत है। उसमें भी एक कैपेसिटी का क्राइसिस है, उस कैपेसिटी के क्राइसिस को बेहतर करना है। और जो दूसरे ऑपरेशंस हैं सिविल सर्विस के, उसके लॉ को भी रिफ़ाइन करने की ज़रूरत है। जब तक हम सिविल सर्विस का इनहेरेंट लॉ, जो कि सिविल सर्विसेज की कंडीशंस को, टर्म्स को रेगुलेट करता है, उसको रिफॉर्म नहीं करते, हम सिविल सर्विसेज की जो ऑपरेशनल कैपेसिटी है, जो काम करने की सलाहियत है, उसको बेहतर नहीं कर सकते। इसके साथ जो सिविल सर्विसेज के ऑपरेशंस हैं, उनके लॉ को भी हमने इम्प्रूव करना है, हमने अमेंड करना है, बल्कि रीराइट करना है। तो अगर सिविल सर्विस रिफॉर्म्स पाकिस्तान में होनी है या अगर हमने करनी है, तो सबसे पहले हमने लॉ को लेजिस्लेट करना है, कोड करना है, उसको रिकोड करना है और उसको इस तरीके से लेके जाना है कि जो लेजिस्लेशन है और जो हमारे एग्जीक्यूशन के प्लान्स हैं, मैकेनिज़म्स हैं और जो हमारी ऑपरेशनल एचआर है या ऑपरेशनल टूल्स हैं, उनके दरमियान एक मुताबिकत की जाए। अगर आपके ऑपरेशनल टूल्स 21वीं सदी के हैं, लेकिन अगर आपका लॉ जो है वो उस ऑपरेशनल टूल्स को सपोर्ट ही नहीं करता, तो फिर बहुत ही ज़्यादा एग्जीक्यूशन के में मसला होगा। क्योंकि सिविल सर्विस का बुनियादी काम एग्जीक्यूशन है, इम्प्लीमेंटेशन है, अपने लॉ को इम्प्लीमेंट करना है। आप एग्जीक्यूटिव ब्रांच से सिविल सर्विस का क्योंकि ताल्लुक़ होता है, इसलिए ये इस बात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सिविल सर्विस रिफॉर्म में। ये बहुत मुश्किल काम है,
ये आसान नहीं है, क्योंकि इसमें आपकी एग्जेक्टिव ब्रांच के साथ साथ आपका लेजिस्लेचर की कैपेसिटी भी शामिल है। लेजिस्लेचर ने लेजिस्लेशन करनी है, हमारी लेजिस्लेचर की जो कैपेसिटी है या जो हमारे लेजिस्लेटर्स हैं उनकी कैपेसिटी जो है वो भी एक सीरियस इशू रहा है। इसके अलावा फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जब इसकी इंटरप्रिटेशन की जाएगी या आर्टिकल, क्योंकि हमारी जुडिशरी जो है उसके पास जुडिशल रिव्यू के साथ एग्जेक्टिव रिव्यू भी है, आर्टिकल 199 के तहत ये एग्जेक्टिव लॉ को इम्प्लीमेंट भी करती है। तो ये 3 जो ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट हैं, इनका लॉ जब तक कोड नहीं किया जाएगा तो जो सिविल सर्विसेज की इम्प्लीमेंटिंग या एग्जीक्यूशन कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड और बहुत ज़्यादा महदूद रहेगी। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, लेकिन इसको किया जा सकता है। एटलीस्ट जो सिविल सर्विस की टर्म्स एंड कंडीशंस के लॉ हैं उसको बेहतर किया जा सकता है, उसमें परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के लॉ को बेहतर किया जा सकता है, उसमें एग्जीक्यूशनल परफॉर्मेंस के लॉज को बेहतर किया जा सकता है, उसमें अकाउंटेबिलिटी के लॉज को बेहतर किया जा सकता है, उसमें प्रमोशन के लॉज को बेहतर किया जा सकता है, उसमें आपकी कैपेसिटी को बढ़ाने की जो कंडीशंस हैं उनके रूल्स और रेगुलेशन को बेहतर किया जा सकता है, और इसके साथ ऑपरेशंस को भी बेहतर किया जा सकता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि पीछे से आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल अलाइनमेंट क्या है, आपकी स्ट्रक्चरल अलाइनमेंट क्या है और आपकी कैडर मैनेजमेंट क्या है। अगर आप पहले 3 रूल्स करते हैं, उसके मुताबिक लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हमारी सिविल सर्विसेज बहुत ज़्यादा फंक्शनल हो जाएगी और पाकिस्तान की तरक्की में, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस में ह्यूमन रिसोर्स, जो पब्लिक ह्यूमन सोर्स है, उसका अहम रोल हमेशा तक रहेगा, क्योंकि एक हद से ज़्यादा हमारी प्राइवेटाइजेशन भी नहीं होगी, हमारा प्राइवेट सेक्टर भी अभी उस लिहाज से आगे नहीं आया। तो पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर की फंक्शनैलिटी या कैपेसिटी के मुताबिक खड़ा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए और लॉ मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, इसके लिए हमें अच्छी कैपेसिटी बनाने की ज़रूरत है। अगर हमारा लॉ जो है वो कोड, री कोड, नए तकाज़ों के मुताबिक, नए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशंस के तकाज़ों के मुताबिक हम उसे रिफ़ॉर्म करते हैं तो पाकिस्तान में सिविल सर्विस रिफ़ॉर्म हो जाएगी। ये वो बुनियादी चौथा नुक्ता है जिसके बगैर हम सिविल सर्विस रिफ़ॉर्म्स नहीं कर सकते। इसमें मैं आपको बताता रहूँ कि पहले भी हमने 3 वीडियोज़ में इस चीज़ का डिस्कस किया। ये जो चारों रूल्स हैं, द 4 प्रिंसिपल्स, ये पाकिस्तान में सिविल सर्विस रिफॉर्म्स के किसी कमीशन में, किसी रिपोर्ट में, किसी मीटिंग में डिस्कस ही नहीं किए जाते। सिर्फ टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज डिस्कस की जाती हैं, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज अपनी जगह पे हैं, स्ट्रक्चरल इश्यूज अपनी जगह पे हैं, उसकी रिकॉर्डिंग ऑफ लॉ की कभी बात नहीं, उसकी स्पेशलाइजेशन ऑफ केडर्स की कभी बात नहीं हुई। अभी भी अनफॉर्चुनेटली 1954 के रूल्स और इस तरीके से जो सिविल सर्विस के दूसरे रूल्स हैं, चाहे वो फेडरल सर्विस हैं, चाहे प्रोविंशियल सर्विसेज हैं, वही काम किया हुआ है, वही काम है। हमने नए सिरे से उसको मॉडर्न करना, उसको ऑपरेशनली बेहतर करना, या जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के नए तकाज़े या नए उसकी डिमांड्स हैं उसके मुताबिक किसी भी लिहाज से काम नहीं किया। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सिविल सर्विस रिफॉर्म्स की जो हमारी एक सीरीज़ ऑफ डिस्कशन है उसका आखिरी वीडियो मैं कर रहा हूँ, जो कि सिविल सर्विस रिफॉर्म्स का जो 5th और आखिरी रूल है, जो रिफॉर्मिंग टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज। टर्म्स ऑफ कंडीशंस ऑफ सर्विसेज क्या है? उसमें सबसे पहले आपकी रिक्रूटमेंट है, फिर आपकी ट्रेनिंग है, फिर आपकी जॉब परफॉर्मेंस है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स हैं, फिर आपकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन है, फिर आपकी प्रमोशन है, और इसके अलावा जो दूसरी सर्विस के दौरान आपके जो फाइनेंशियल बेनिफिट है या एडमिनिस्ट्रेटिव बेनिफिट हैं, फिर रिटायरमेंट है। अच्छा, इसके ऊपर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बहस हुई है। इसमें जो बुनियादी चीज़ करने वाली है कि सिविल सर्विसेज के जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं उनको, और जो एक मार्केट बेस्ड सैलरी है उसके बारे में बहुत ज़्यादा बहस होती है। बहुत ज़्यादा ये क्रिटिसिज्म होता है कि जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए मार्केट बेस्ड सैलरी या एक फिनेंशियल जो पैकेज है सिविल सर्विस का वो उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। इसमें भी 2 तरह के सिविल सर्वेंट्स हैं। एक तरह की कैटेगरी जो सिविल सर्वेंट्स की है उन्हें पर्क्स एंड प्रिविलेजेस चाहिए, और एक जो कैटेगरी है उन्हें बेहतर सैलरीज और बेहतर फिनेंशियल जो है सिक्योरिटी चाहिए। इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। हम जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसके बारे में शुरू करते हैं कि जो इंडक्शन है, जो रिक्रूटमेंट है,
उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। हमारी सिविल सर्विसेज में फेडरल सिविल सर्विसेज के लिए CSS एग्ज़ाम है, प्रोविंशियल सर्विसेज के लिए PMS का एग्ज़ाम है। ज़ाहिरी तौर पे क्योंकि जनरल कैडर सर्विसेज हैं तो जो हमारा इम्तिहान है, कम्पेटिटिव इम्तिहान है, वो भी एक जनरल सब्जेक्ट्स के ऊपर होता है। हमने एडमिनिस्ट्रेटर्स हायर करने, जो अभी एक शेड्यूल्ड है जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें स्पेशलाइज सर्विसेज भी है, पर पुलिस एक स्पेशलाइज सर्विसेज है हर लिहाज से। उसमें ऑडिटेड अकाउंट्स है, उसमें हमारा इनकम टैक्स की जो सर्विसेज हैं वो हैं। इस तरह आप सूबों में आ जाएं, इवन जनरल कैडर की सर्विसेज भी एक हद तक स्पेशलाइज्ड है। उसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये कैसे मुमकिन है कि तमाम सर्विसेज को सिलेक्ट करने के लिए आप एक ही तरह के इम्तिहान से गुजरें। अभी हम ये बहस नहीं कर रहे कि उस इम्तिहान की क्वालिटी क्या है, CSS के या PMS के इम्तिहान की क्वालिटी क्या है, लेकिन बुनियादी तौर पे ये ही तज़ाद है कि आप मुख्तलिफ सर्विसेज को मुंतखब करने के लिए एक जैसा इम्तिहान। आज तक मुझे कभी किसी आदमी ने इस बात का जवाब नहीं दिया कि आपने ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस के लिए रिक्रूटमेंट करनी है और जो आपका क्राइटेरिया है वो सिंपल ग्रेजुएशन है। आप MA पॉलिटिकल साइंस हैं, आप MA पंजाबी हैं, आप एक जर्नलिस्ट एग्ज़ाम पास करते हैं और आप ऑडिट अकाउंट्स में चले जाते हैं, जो कि इंतहाई टेक्निकल और सिविल सर्विसेज की मैं समझता हूँ कि सबसे फिनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा स्किलफुल चीज़ है। इसके अलावा दूसरी सर्विसेज हैं। तो सबसे पहले अगर आपने टर्म्स एंड कंडीशंस में आना है, सिविल सर्विस को रिफॉर्म करना है, तो आपने जो भी केडर्स बनाने हैं उसकी रिक्रूटमेंट उस केडर की जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक होनी चाहिए। अगर आपका एक सिविल सर्विस का केडर जो है उसकी रिक्वायरमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, तो उसका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की स्किल्स और कैपेसिटी के ऊपर होना चाहिए। तो ये एक जर्नलिस्ट एग्ज़ाम है, ये कभी भी अच्छे सिविल सर्विस लेके नहीं आएगा। अब हम अगर उस एग्ज़ाम के बारे में बात करें, CSS या PMS के बारे में, वो भी बुनियादी तौर पे जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो एग्जिस्टिंग सिविल सर्विस है उसकी रिक्वायरमेंट से बिल्कुल मुताबिकत नहीं रखता। जैसे भी हमारी जनरल कैडर की सर्विसेज हैं। अब ये कैसे हो सकता है कि ये सबसे ज़्यादा तो ये है कि इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा, कि इंग्लिश कैसे आपको आना चाहिए, इंग्लिश की ग्रामर आनी चाहिए। दैट हैज़ नथिंग टू डू विद सिविल सर्विस कैपेसिटी। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो इंग्लिश एसए में और इंग्लिश प्रेस में फेल होते हैं। फिर आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, आपने पंजाबी रखी है, आपने पर्शियन रखी है, विद ऑल रिस्पेक्ट टू दीज सब्जेक्ट्स, क्योंकि वो सिविल सर्विसेज के मुतल्लिक़ नहीं है। अगर आपने एक जनरल सिस्टम भी रखना है तो आप कम अज़ कम सिविल सर्विस के एग्ज़ाम को इस तरह बेहतर कर सकते हैं कि उसमें लॉ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये मज़ामीन या इनसे जो इनके साथ जो दूसरे मज़ामीन हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, डेटा मैनेजमेंट के, डेटा साइंस के, जो क्योंकि मुझे भी अब 10 साल से ज़्यादा सिविल सर्विसेज में हो गए, जो हमारे ऑपरेशंस हैं जिसकी हमें ज़रूरत होती है, उसके ऊपर कम अज़ कम आप अपना इम्तिहान लेके चला जाएं। और एक इसके साथ जनरलाइज्ड इंटरव्यू की बजाय एक डेमोस्ट्रेटिव इंटरव्यू होना चाहिए, सो दैट एप्टीट्यूड का अंदाज़ा हो जाए कि आप सिविल सर्विस में आ रहे हैं तो आपका एप्टीट्यूड क्या उस जॉब के मुताबिक है या नहीं है। तो बहुत ही फॉल्टी रिक्रूटमेंट सिस्टम है जो कि कम्पेटिटिव नहीं है, अनकम्पेटिटिव है हर लिहाज से। ये एक CSS की हद तक ये एक और बहस है कि कोटा प्रोटेक्शन है प्रोविंसेस की, और जिसकी वजह से 7.5 या कुछ परसेंटेज जो है वो कम्पेटिटिव है और बाकी कोटा के ऊपर कंपटीशन है, दैट इज़ समथिंग एल्स। लेकिन रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है उसको इन लाइन करना है जो आपकी सिविल सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है। आइडली नहीं हो सकता, ज़ाहिर है एक एग्ज़ामिनेशन होगा जो एक रिटन पार्ट ऑफ एग्ज़ामिनेशन है। ये भी एक अलहदा से बहस है कि क्या आपकी राइटिंग स्किल्स जो हैं वो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स को किस हद तक करती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो आपकी राइटिंग स्किल्स हैं उनसे ज़्यादा आपकी जो बात करने की स्किल्स हैं या जो कम्युनिकेशन की स्किल्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एसेज लिखवा के अच्छे सिविल सर्विस पैदा नहीं कर सकते, जो कि फील्ड में इंटायरली डिफरेंट किस्म की रिक्वायरमेंट है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो हमारा है उसे बेहतर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा बहस होती है। ट्रेनिंग इम्पॉर्टेंट है,
ट्रेनिंग हमें स्पेशलाइज्ड करनी चाहिए। इशू फिर वही आता है जनरलिस्ट सर्विसेज का। आप आके एक ट्रेनिंग मॉड्यूल्स भी ऐसे ही हैं कि उसमें 2-3 हफ्ते आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखा देते हैं, 2-3 महीने आप लॉ मैनेजमेंट सिखाते हैं, फिर एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ के बारे में बताते हैं, फिर फाइल मैनेजमेंट के बारे में बताते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में बताते हैं। चीज़ें वही हैं, वो जो आप समझ ही नहीं सकते, क्योंकि एक चीज़ स्पेशलाइज नहीं है तो फिर आप बिट्स एंड पीसेस में बहुत मुश्किल होता है किसी भी सिविल सर्विस को ट्रेन करना। और फिर सिविल सर्विस की ट्रेनिंग जो है वो किसी इंस्टीट्यूट में नहीं हो सकती, वो एक ऑपरेशनल ट्रेनिंग है। जब तक ऑपरेशनल ट्रेनिंग अच्छी नहीं होगी उस वक्त तक उसकी कैपेसिटी जो है सिविल सर्विसेज के जो मुख्तलिफ ऑपरेशन हैं, जो कैडर के मुख्तलिफ ऑपरेशन हैं, उनको बेहतर करने के लिए नहीं की जा सकती। सिविल सर्विस में मेरे ख्याल में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो प्रमोशन और रिटेंशन है। सिविल सर्विस एक स्ट्रक्चरल डिजीज़ का शिकार है। आप सर्टन कैडर में आते हैं, फिर उस कैडर के लिहाज से चले जाते हैं। आपकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का कोई मैकेनिज्म नहीं है, वो सारी सब्जेक्टिव है, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव नहीं है। आप सिविल सर्विस में आए हैं, आपने अपने अपने कैडर के मुताबिक जो उसकी एक हाईएस्ट पोजीशन है उस तक जाना है, चाहे आप परफॉर्म करें या ना करें। रिटेंशन का बहुत बड़ा इशू है सिविल सर्विस में। जब तक लोगों को फायर नहीं किया जाएगा, बाहर नहीं निकाला जाएगा जो परफॉर्म नहीं करते या जो भी उसके हैं ऑनेस्ट हैं, जो भी एक सर्टन क्राइटेरिया है, उस वक्त तक सिविल सर्विस की जो ह्यूमन रिसोर्स कैपेसिटी है उसका इशू रहेगा। प्रमोशन कंपेटिटिव होनी चाहिए। अगर प्रमोशन कंपेटिटिव और ऑब्जेक्टिव होती है और हम रिटेन नहीं करते सिविल सर्विस को, तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, कैपेसिटी बेहतर हो सकती है। क्योंकि जब आप रिटेंशन की पॉलिसी पे जाएंगे और लोगों को रिटेन नहीं करेंगे तो फिर लैटरल एंट्री भी होगी। लैटरल एंट्री भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अच्छा जो ह्यूमन रिसोर्स है वो आप मुख्तलिफ स्टेप्स ऑफ प्रमोशन या स्टेप्स ऑफ करियर में ले सकते हैं। इनिशियल होनी चाहिए रिक्रूटमेंट, एक फिर सेकेंडरी हो और एक फिर फाइनल हो, ताकि कैपेसिटी और अच्छा ह्यूमन रिसोर्स आ जाए। पूरा स्ट्रक्चर ऐसे होना चाहिए कि आपके पास आप का निज़ाम अच्छा ह्यूमन रिसोर्स इंडक्ट करे, रिटेन करे, उसको प्रमोट करे, चाहे वो किसी भी फेज़ पे हो जाए। इसके बाद जो फिनेंशियल एस्पेक्ट है सिविल सर्विस का, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सिविल सर्विस में मैंने जो देखा है कि दो चीज़ें बुनियादी तौर पे, एक सिविल सर्विस का ग्रुप ऐसा है जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट गर्दानता है, एक उसकी जो फिनेंशियल पैकेज है सैलरी का उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझते। दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं अपने लिहाज से। पर्क्स एंड प्रिविलेजेस के ऊपर मेरिट नहीं है। ये जो कनेक्टेड सिविल सर्विसेज हमारा जो एक है उसमें वो उसको ज़्यादा हासिल करते हैं। इसलिए मेरिट और ट्रांसपेरेंसी के लिए ज़रूरी है कि पर्क्स एंड प्रिविलेजेस के बजाय एक फिनेंशियल सपोर्ट मैकेनिज़्म, उस मार्केट बेस्ड सैलरीज हों, परफॉर्मेंस बेस्ड आपकी सैलरीज हों, ताकि ऑब्जेक्टिवली काम हो और परफॉर्मेंस अच्छी की जा सके। पर्क्स एंड प्रिविलेजेस इस लिहाज से भी आप देख सकते हैं कि डिप्टी कमिश्नर्स के हाउसेस हैं, एकर्स पे हैं, क्लब्स हैं, बाकी चीज़ें जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है। लाहौर जैसे शहर में जियो और 1 में एकर्स के मकान हैं, एकर्स के बेंगलोज हैं, जिसके ऊपर जो HR दूसरा है वो काम करता रहता है। तो अगर उसको अच्छे तरीके से मोनेटाइज कर लिया जाए और परफॉर्मेंस बेस्ड लिया जाए और यही जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं उनको पब्लिक इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। ये भी रिफॉर्म करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक करियर ओरिएंटेशन, एक करियर मैनेजमेंट, एक करियर पाथ देना तमाम कैडर्स को, तमाम सर्विसेज को सिविल सर्विस रिफॉर्म्स का बुनियादी हिस्सा होना चाहिए। मुख्तलिफ कैडर्स मुख्तलिफ लिहाज से कहीं एडवांटेज पे हैं, कहीं डिसएडवांटेज पे हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस को भी रैशनलाइज करना, उसको भी एक कानून के तहत लेके आना और उसको सबसे ज़्यादा कंपेटिटिव बनाना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो टर्म्स एंड कंडीशंस की है वो कंपेटिटिव होनी चाहिए। जितनी वो कंपेटिटिव होंगी उतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस होगी। और लास्टली टर्म्स एंड मैं कंडीशन में कहूँगा कि रिटेनमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज जो है ना, इससे हमें जान अपनी छुड़वानी होगी सिविल सर्विसेज की। सिर्फ वही रिटेन हो सिविल सर्वेंट जो कि बाकायदा एक शेड्यूल्ड परफॉर्मेंस जो है उसको अचीव करे और उसको फिर
जो डिटेक्ट करने वाले हैं, इवेलुएट करने वाले हैं, एग्जीक्यूट करने वाले हैं, वो ऑब्जेक्टिवली काम करें, ना कि सब्जेक्टिवली काम करें। तो ये हमारी 5-6 वीडियोस में हमने इस बारे में बात की, एक जनरल अप्रेजल लिया। इसकी जो डिटेल है वो ऑलरेडी जो मेरा पेपर है वो republicpolicy.com के ऊपर पड़ा है, उसमें मैंने डिटेल के साथ इसके बारे में बात की है। हर जो सिविल सर्विस का रूल है उसके बारे में डिटेल से बात की है। दूसरा, आपका फीडबैक जो है उसका इंतज़ार रहेगा, क्योंकि ये एक बहस है। जब आप बहस करते हैं चीज़ों के बारे में तो आप उसको कंक्लूड नहीं करते, सिर्फ इंक्लूड करते हैं। मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू इंक्लूड करने की कोशिश की है। कंक्लूजन तो ज़ाहिर है एक सर्टन स्टैंडर्ड या एक सर्टन ऑर्गेनाइजेशन में हो सकती है। आपका जो फीडबैक है कि बेहतर सिविल सर्विस को कैसे किया जाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिविल सर्विस के ऊपर बात मैंने इसलिए की है कि जितनी भी जो 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट हैं, लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जेक्टिव, उसकी ये इम्प्लीमेंटिंग मशीन है। तो पाकिस्तान ने अगर बढ़ना है तो एक फंक्शनल सिविल सर्विस के साथ बढ़ना है। जब तक सिविल सर्विस को मॉडर्न और ऑपरेशनल तकाज़ों के मुताबिक हम रिफॉर्म नहीं करते, उस वक्त तक पाकिस्तान में गवर्नेंस और सर्विस डिलीवरी के मसाइल हल होना इंतहाई मुश्किल है। थैंक यू वेरी मच।